हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड स्कॉलर एकेडमी। चलिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने हमारी पीछे वीडियो भी देखी होंगी। बैक में हमने जो वीडियो डाली थी, लेटेस्ट वीडियो अपलोड की थी, वो सब देखी होंगी। उसके बाद अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है भाई, तो क्या होता है ग्रेविटेशन, यहीं से शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन इज अ फोर्स विच अट्रैक्ट्स टू बॉडीज टुवर्ड्स ईच अदर। ये मोस्टली मतलब सभी पढ़ते हैं डेफिनेशन। क्या होती है कि ग्रेविटेशन एक ऐसी फोर्स है जो दो बॉडियों को अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। चलिए आगे देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ग्रेविटेशन, थोड़ा सा तो मैं बता चुका। उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी पढ़ेंगे, दोनों चीजें पढ़ेंगे। ठीक है भाई, मास एंड वेट पढ़ेंगे। अच्छा, मास और वेट अलग अलग होते हैं। बहुत सारे तो स्टूडेंट्स हैं जिनको इसी में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि मास क्या है, वेट क्या है। इंशाल्लाह सब क्लियर होगा। उसके बाद देखेंगे फ्री फॉल क्या होता है। केपलर के 3 लॉ हैं। वैसे अब ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि ये टॉपिक आपका 11th को भी रिलेट करता है। ठीक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अलग हो जाता है। थ्रस्ट और प्रेशर, थ्रस्ट भी एक फोर्स की तरह होती है। अच्छा, वेट भी एक फोर्स की तरह होती है, अभी डिफाइन करेंगे। बोयेंसी, बोयेंसी भी एक फोर्स है। और फिर आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो उन्होंने फ्लूइड्स के लिए दिए थे। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं क्या है भाई ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। जैसे मैंने अभी बताया है कि ग्रेविटेशन किन्हीं दो ऑब्जेक्टों के बीच में क्या होती है भाई, अट्रैक्शन फोर्स है। फिर क्या बोला है, इन द यूनिवर्स। ये नहीं बोला कि अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट है या मून पर कोई ऑब्जेक्ट है, सीधा सीधा डायरेक्टली ये बोला गया है कि यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्टों के बीच में जो फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशन। ठीक है, जैसे हम किसको अट्रैक्ट करते हैं, हम मून को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, या मैं अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूं अपनी तरफ। मैं भी कर रहा हूं, अर्थ भी मुझे कर रही है और मैं भी कर रहा हूं। ठीक है, मैं इस पेन को, स्टाइलस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं। वैसे मैंने इसे हाथ में ले रखा है, रख दूं अगर तो मैं उसको अट्रैक्ट कर रहा हूं। ये बोर्ड मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मैं इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, उनके बीच में लगने वाली अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशन फोर्स होती है। वो हम डिपेंड करेंगे कि मैं इसको क्यों नहीं खींच पा रहा। ठीक है, अब मूवीज में देखोगे एकदम खींच लेता है सुपर हीरो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम इसको नहीं खींच पाएंगे। ठीक है, नोट क्या है, अर्थ हैज द ग्रेटर मास देन एनी अदर ऑब्जेक्ट। मैंने बताया हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करना है कि जितना ज्यादा मास होता है, ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, जीएफ गर्लफ्रेंड में समझ लेना भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा हुआ है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होता है उतनी ही ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होती है। मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना हम उसका मास बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी बढ़ती रहेगी। जैसा मैंने अभी बताया कि मैं अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं और अर्थ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन मैं अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा, अर्थ पर मैं स्टिल खड़ा हुआ हूं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली जो मास ऑफ अर्थ है, क्या है भाई, मास ऑफ अर्थ इज मच 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 ग्रेटर देन मास ऑफ साइन सर। सिंपली मुझसे तो बहुत ज्यादा है, जब मुझसे ज्यादा है तो ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ की मुझसे ज्यादा है। अगर मैं अर्थ से ज्यादा बड़ा हो जाऊं, ऑब्वियसली नहीं हो सकता, सिंपली मैं बहुत बुरा लगूंगा अर्थ से ज्यादा बड़ा हो गया तो अगर मैं अर्थ से ज्यादा बड़ा हो जाऊं, या कोई ऑब्जेक्ट जो अर्थ से भी ज्यादा बड़ा है, तो उसकी ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ से भी ज्यादा हो सकती है। अच्छा, मास ज्यादा है तो, बड़े छोटे से तो अलग बात है, मास भी हम डिफाइन करेंगे क्या होता है मास, मैंने बताया। जो कंफ्यूजन है वो सब खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। आगे देखते हैं, नोट पॉइंट क्या था भाई हमारा,
अर्थ हैज द ग्रेटर मास देन एनी अदर ऑब्जेक्ट। अर्थ का जो मास है वो किसी भी अदर ऑब्जेक्ट विच इज ऑन द अर्थ, जो अर्थ पर है उससे ज्यादा है। सिंपली अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका मास तो अर्थ से ज्यादा होगा, ठीक है, एनी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे क्या बोला है, दैट इज वाई ऑल द ऑब्जेक्ट्स फेल टावर्ड्स टू द अर्थ अदर देन स्टे इन द एयर। अब पापा की परी तो सब है नहीं कि हवा में उड़ते रहे भाई, वो तो एयर में रुक जाएंगी, पता नहीं कैसे रुक सकती हैं भाई, उनमें शक्तियां हैं कुछ कुछ। तो क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है, क्यों गिरता है, क्योंकि अर्थ का मास हमारे मास से या किसी भी अदर ऑब्जेक्ट से जो अर्थ पर है उससे ज्यादा होता है। ठीक है भाई, समझ में आई बात। क्या बोला मैंने कि किसी किन्हीं भी दो ऑब्जेक्टों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मैं हूं या पेन है, जैसे मैंने बताया पेन है, मैं हूं, वॉच है, कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को क्या बोलते हैं भाई, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया अर्थ हैज द ग्रेटर मास देन एनी अदर ऑब्जेक्ट विच इज ऑन द अर्थ, दैट इज वाई अर्थ exerted more force on the object than the object itself। सिंपली मतलब क्या बताया कि अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर बाकी किसी अदर ऑब्जेक्ट से जो अर्थ पर ही है, भाई मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं अर्थ पर, लेकिन मेरा मास अर्थ के मास से कम है, इसलिए अर्थ मुझको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ना कि मैं अर्थ को। ठीक है भाई, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर है उससे ज्यादा मास होता है किसका, अर्थ का, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है। इसका हम रीजन और भी पढ़ेंगे, जेन्युइन रीजन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कहां गिरता है भाई, अर्थ की तरफ गिरता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मतलब इसका भी रीजन क्या है, ग्रेविटेशन है, क्योंकि ग्रेविटेशन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है भाई, पॉज कर दो। चलो भाई देखते हैं आगे क्या था, रोक दो। ग्रेविटेशन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एवरी ऑब्जेक्ट वेदर इट इज ऑन द अर्थ, ऑन द मून और एनीवेयर एल्स। मतलब कि ग्रेविटेशन फोर्स, जैसे मैंने अभी बताया था कि पूरे यूनिवर्स में हर जगह पर ग्रेविटेशन फोर्स एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन कहते हैं। इतना तो याद हो भी गया होगा, इतनी बार बता चुका हूं मैं। फिर भी क्या बताया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो कहीं भी लगती है, ऐसा नहीं है कि खाली अर्थ पर लगेगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, यूनिवर्स में एवरीवेयर एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। मतलब यूनिवर्स में कहीं भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, जिसको क्या कहते हैं भाई, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। ऑन द मून और एनीवेयर एल्स, मतलब मून पर भी लगेगी, अर्थ पर भी लगेगी। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट, जो मैंने अभी बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्लियर है भाई, आगे देखते हैं। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं थोड़ी सी। देखो ये जानते होंगे आप, न्यूटन चचा हैं, सब बच्चों ने सुना होगा। देखो एप्पल हाथ में भी है। न्यूटन चचा ने बताया था, क्या बताया था भाई, इनके सिर पे सेब गिर गया था, एप्पल गिरने के बाद इनकी बत्ती जल गई दिमाग की, है ना। सब बच्चों ने स्टोरी सुनी है। ऐसे ही कहते हैं कि उनके सिर पे सेब गिर गया, सेब गिरने की वजह से क्या हो गया, एप्पल की वजह से उनका दिमाग चल गया, जिसकी वजह से उन्होंने ग्रेविटेशन के लॉ दिया। ऐसा नहीं था, ये स्टोरी सिर्फ एक क्या है, मिथ है। देखिए, द स्टोरी ऑफ एप्पल फेल ऑन द हेड ऑन द न्यूटन इज मिथ। ये मिथिकल स्टोरी है, इसमें रियलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मतलब मिथ उनको बोलते हैं जो रियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, इट्स अ मिथिकल स्टोरी। कि क्या था, मोर एक्यूरेट रीजन क्या था कि न्यूटन जो थे वो गए हुए थे 1660 में। कहाँ गए थे, अपने मदर टाउन में गए थे, और वहां पर उन्होंने एक सेब को गिरते हुए देखा किसी पेड़ से। अब वो उनके सर पर गिरा, नहीं गिरा, कैसे गिरा, ये कोई कंक्लूजन नहीं है। उन्होंने क्या देखा, एक एप्पल को गिरते हुए देखा किसी ट्री से। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उनको क्या लगा कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से ये
नीचे गिर रहा है। उनको कंफर्म नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। इससे पहले कुछ लॉज दिए गए थे, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि आर्किमिडीज ने, सॉरी लास्ट चैप्टर में बताया था ना मैंने कि जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है वो नीचे ज्यादा स्पीड उससे गिरता है, स्पीड से, और जो हल्का ऑब्जेक्ट होता है वो कम स्पीड से गिरता है। ये चीजें मैं लास्ट चैप्टर में आपको बता चुका हूँ। 1660 में न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि एक एप्पल जो है वो नीचे गिर रहा है, कुछ ना कुछ रीजन इसके पीछे है। फिर उन्होंने उस पर स्टडी की, स्टडी करने के बाद 1666 तक, देखो 6 साल पूरी स्टडी की है। ऐसा नहीं है कि एप्पल गिरा और बत्ती जल गई, पता चल गया ग्रेविटी है, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरे 6 ईयर उस पर स्टडी की अच्छे करके, और उन्होंने फॉर्मुलेटेड किया थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये उन्होंने फॉर्मुलेटेड किया कितने साल बाद भाई, 6 साल बाद। एंड रियलाइज दैट फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग द ऑब्जेक्ट इज सेम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ मून एंड प्लैनेट्स। क्या देखा उन्होंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उनको पता चला कि जो फोर्स हमें, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ पर गिराती है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है, सेम वही फोर्स क्या काम करती है, मून को या प्लैनेट है अदर, उनको रोटेट करने का काम करती है हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, ये उन्होंने फॉर्मुलेटेड किया, कब किया भाई, 1666 में। ठीक है, फिर आगे नोट पॉइंट क्या है, इन 1726 जब न्यूटन की डेथ हो गई, उसके 1 साल बाद उनके जो असिस्टेंट थे जॉन कंडुइट, ठीक है भाई, जॉन कंडुइट ने एक थ्योरी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था, जो एप्पल वाली थ्योरी हम पढ़ते हैं ना, न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा था, वो वाली थ्योरी लिखी थी। किसने लिखी थी, जॉन कंडुइट ने लिखी थी। कब लिखी थी, 1726 में। जबकि 1666 में न्यूटन ने खुद फॉर्मुलेटेड कर दिया था किसको, लॉ ऑफ ग्रेविटी को। ठीक है भाई, 6 साल लगे थे उनको, उनके पास आइडिया 6 साल पहले आ गया था 1660 में कि कोई चीज, कोई भी मतलब रीजन है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, ये एप्पल नीचे गिरा है। फिर उन्होंने स्टडी करते रहे 6 साल लगे। 6 साल स्टडी करने के बाद उन्होंने फॉर्मुलेटेड किया और क्या कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो रीजन किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ फैल करने का है, सेम वही रीजन मून को या अदर प्लैनेट को हमारे सोलर सिस्टम में रोटेट करने का है, मोशन कराने का है। ठीक है, और उसको नाम दिया गया है ग्रेविटी। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बात आती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, ठीक है भाई, एक सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसके सेंटर की तरफ, कहां भाई, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट एक फोर्स लगती है। चलिए देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट मेंटेन्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर रखने का काम करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, सर्कुलर पाथ पर मूव करता रहता है। किसी भी ऑब्जेक्ट से किसकी तरफ लगती है, सेंटर टू द सर्कल, सर्कल की सेंटर की तरफ लगती है। देखो ये सेंटर यहाँ रहेगा इस पोजीशन पर, तो यहाँ फोर्स लगाएगा, इस पोजीशन पर रहेगा तो भी सेंटर पर लगाएगा, इस पोजीशन पर रहेगा तो भी सेंटर पर लगाएगा, इस पोजीशन पर रहेगा तब भी सेंटर पर लगाएगा। किसी भी पोजीशन पर आप ले जाओ, वो सेंटर पर एक फोर्स लगाएगा। किस लिए, अपने सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए, मोशन करने के लिए। और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है भाई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट एक्सर्टेड ऑन बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब सर्कुलर पाथ के सेंटर पर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं भाई, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, समझ आ गई बात। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ लगती है। किससे लगती है, उस ऑब्जेक्ट से लगती है जो किसी सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है।
ठीक है भाई, टर्निंग ऑफ अ कार एग्जांपल है इसका। जब हम कार को टर्न करते हैं तो हम क्या होता है, कार टर्न करने पर देखो इस तरह से कार है, अब कार को जैसे हम टर्न करेंगे इस डायरेक्शन में तो ये यहां ना चली जाए, ठीक है भाई। ये कार इधर ना चली जाए उसके लिए फोर्स लगती है, कौन सी लगती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। ये हमने जब सर्कुलर मोशन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में तो मैंने बताया था कि अगर हम स्पीड को कांस्टेंट रखें तो क्या होता है, वो सर्कुलर पाथ पर घूमता है, कांस्टेंट ना हो तो क्या होता है, वो ऐसे टेंजेंटियल पोजीशन में बाहर निकल जाता है। बताया था मैंने, शायद याद हो, याद ना हो तो आप लेक्चर चेक करेंगे, हमारे पहले लेक्चर है उसमें यही चीज है। वो क्या होता है, एक टेंजेंटियल पॉइंट से बाहर निकल जाता है, ठीक है। वो इस तरह टेंजेंट बनाकर बाहर ना निकले उसके लिए कौन सी फोर्स अप्लाई होती है, उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है, ठीक है भाई। मोशन ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट घूमते हैं, कैसे घूमते हैं, गोल घूमते हैं। तो वो प्लैनेट क्या करते हैं, सन पर फोर्स लगाते हैं, क्योंकि सन इज द सेंटर। देखिए सन का आपने सुना होगा, सोलर सिस्टम कुछ इस तरह से दिखाया गया आपकी बुक में, इस तरह से प्लैनेट घूमते रहते हैं, ये सन है ना। वैसे ये एक्चुअल नहीं होता, ये 2D डायग्राम है, 3D डायग्राम में सन भी ऐसे मूवमेंट करता है, फिर उसके टवर्ड्स ऐसे 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 प्लैनेट घूमते रहते हैं, कोई और प्लैनेट घूमता है इस तरह से, ठीक है। 3D डायग्राम अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है, हम दिखा देंगे आपको क्या होता है। तो सन क्या होता है, सन पर फोर्स लगाते हैं सारे प्लैनेट, क्योंकि सन क्या है, वो सेंटर है। देखो ये जो घूम रहे हैं अपने सेंटर के अलोंग घूम रहे हैं, ये सन है भाई, अब ये सन ही तो सेंटर है सब सर्कल्स का। तो ये क्या करते हैं, सन पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। आगे है, अ स्टोन टाइड ऑन अ रोप मूविंग इन अ सर्कल एक्सर्टेड द फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब ऐसे एक स्टोन मान दिया गया किसी रोप में, ऐसे घुमा रहे, तो वो स्टोन क्या होता है, वो स्टोन ऐसे बाहर ना निकल जाए, उस वजह से जिस स्टिंग से या जिस रोप से वो टाइड होता है, वो रोप सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करती है, उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अच्छा आपने देखा होगा मोस्टली, अगर किसी वजह से ऐसे घूमते 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 इस पोजीशन पर आकर जो हमारी रोप है वो टूट जाए, स्टिंग टूट जाए, तो क्या होता है, इस तरह से ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाता है, बन गई ना टेंजेंट 90 डिग्री के एंगल पर, तो टेंजेंटियल पोजीशन पर वो बाहर निकल जाता है, ठीक है भाई। ये टेंजेंट ना बनाए उसके लिए कौन सी फोर्स अप्लाई होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है। ये अपने ही सर्कुलर पाथ को ना छोड़े, ऐसे कह सकते हैं, अपने सर्कुलर पाथ पर ही घूमता रहे, तो उसके लिए फोर्स अप्लाई होती है कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है भाई। आगे देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लिया, एग्जांपल भी देख लेते हैं। अर्थ एंड प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन और द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। देखो हमें पता है अर्थ जो है वो घूमता है किसके अराउंड, सन के, और जो मून है वो किसके अराउंड घूमता है भाई, अर्थ के अराउंड घूमता है, ऑब्वियसली घूमता है, सबको पता है, तो बच्चा बच्चा जानता है कि मून अर्थ का सर्कल लगाता है, मतलब एक रोटेट करता है, रोटेशनल मोशन में एक रोटेशन करता है, और जो अर्थ होता है वो सन का करता है। 24 आवर में हमारा जो है एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है लगभग, ठीक है। तो ये आप सभी को पता तो है, लेकिन उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। अच्छा देखो, जैसे मैंने बताया था कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत बार बता चुका, अब तक तो याद भी हो गया होगा। अब ये सन है, ये अर्थ है, कम तो कोई नहीं, कम तो कोई भी नहीं है भाई, ना अर्थ है ना सन है, सन बड़ा है वो बात अलग है, अर्थ भी है। अब ये कोई एक अलग राजा है भाई, ये कोई एक अलग राजा है, अब दोनों राज्य के पास अपना अपना राज्य, इसके पास छोटा राज्य है कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसकी ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो कम है, इसके पास एक बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा एम्पायर है इसके पास, तो इसकी ग्रेविटेशन फोर्स कैसी है भाई, ज्यादा है, ठीक है। इसकी ग्रेविटेशन फोर्स कम है, इसकी ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है। अब ये क्या कहता है कि जाओ इसको अपने हमारे पास ले आओ, अब इसके पास तो पावर है भाई, ये क्या कहेगा, जाओ इसको हमारे पास ले आओ, है तो ये भी राजा, कम तो ये भी नहीं,
ये क्या कहेगा, जाओ इसको बुलाकर हमारे पास लाओ। तो दोनों में से कोई भी, मतलब दोनों ही एटीट्यूड में फुल, भाई ये भी एटीट्यूड ये भी एटीट्यूड, ना ये यहां जाएगा ना ये यहां जाएगा। तो क्या करते हैं दोनों, मतलब ये है तो हल्का, ये इस पर पावर लगाता है, पावर लगाने के बाद इसके पास चला जाता है, लेकिन जैसे ये पास जाता है वैसे ही अगले रोटेशन में ये दूर आ जाता है। ठीक है, ये केपलर के लॉ में हम पढ़ेंगे वैसे और बिल्कुल ब्रीफली, लेकिन क्या है कि ये जो है डायरेक्ट इसके पास नहीं चला जाता, क्योंकि इसकी भी कुछ अपनी क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, इसकी भी कुछ अपनी अट्रैक्शन फोर्स है। दोनों की ग्रेविटी की वजह से ना तो ये इसके पास जा पाता ना ये इसके पास जा पाता। सिर्फ क्या होता है, ये एक दूसरे के अराउंड घूमने लगते हैं। एक दूसरे के अराउंड में क्या है, जिसका मास कम वो घूमेगा ऑब्वियसली। भाई इसने इसको, उसके पास पावर ज्यादा है, सिंपली मैंने बताया वो पावर का यूज करेगा, तू घूम भाई। ठीक है, जैसे घर का छोटा बच्चा होता है ना, उससे काम कराते हैं, जाओ घूम का आओ, ये लेके आओ ये लेके आओ, वही वाली बात है बिल्कुल। अर्थ को घूमने के लिए बोल रखा है। तो ये क्या करता है, अर्थ हमारा हल्का है, मतलब मास कम है, इसलिए अर्थ सन के अराउंड घूमता है। सेम एज अगर कंडीशन मून वाली ले लो आप, मून हमारे अर्थ से भी छोटा है, तो अब अर्थ इसको ऑर्डर दे रहा है, चल भाई तू घूम। ठीक है, आई होप क्लियर हुई होगी बात। अब एग्जाम्पल है, पहला तो हमने पढ़ लिया, दूसरा है वॉकिंग विदाउट फ्लोटिंग। हम तैरे बिना चल पाते हैं। देखोगे ना, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, एस्ट्रोनॉमर होते हैं, वो क्या होते हैं, ऐसे ना अर्थ में तैरते रहते, मतलब स्पेस में, आउटर स्पेस में ना तैरते रहते हैं, वो चल नहीं पाते प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। ग्रेविटी भी एक कंडीशन होती है, वो भी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या हो पाते हैं, बस ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। उसके बाद है बीइंग एबल टू सिट एंड स्टैंड कंफर्टेबली। हम बैठ पाते हैं और खड़े हो पाते हैं कंफर्टेबली। भाई खड़ा हूं मैं, खड़ा हूं नहीं खड़ा, भाई मैंने इस पर फोर्स लगा रखी है, अर्थ ने मुझ पर फोर्स लगा रखी है, अर्थ मुझे अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है ज्यादा फोर्स से, जिसकी वजह से मैं खड़ा हो पा रहा हूं या बैठ पाऊंगा। वाटर फॉलिंग फ्रॉम द टैप, पानी नीचे गिरता है हवा में ही रह जाता है, नीचे तो गिरता है, देखो ये गिर रहा, थोड़ी थोड़ी ड्रॉप्स बना रखी हैं, है ना, देखो ये ऑर्बिट कर रहे हैं ऐसे इस तरह से, पहले वाले का एग्जांपल। ठीक है, तो क्या होता है, पानी नीचे तो गिरता है हवा में ही रह जाता है, नीचे गिरता है ऑब्वियसली। वाटर के भी अपने कुछ पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल का उनका भी कुछ ना कुछ मास होगा, लेकिन फिर वही वाली बात, अर्थ का मास ज्यादा, बाकी अदर चीज का कम, इसलिए कोई भी चीज अर्थ की तरफ गिरती है। चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, क्या है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन पीछा नहीं छोड़ने वाले इतनी आसानी से। न्यूटन ने क्या बताया, यूनिवर्सल लॉ दिया है। यूनिवर्सल से क्या मतलब है, अर्थ मून सब के लिए एक, जुपिटर पे चले जाओ यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्या कहा, लिख देते हैं थोड़ी सी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every single body exerted an attraction force on other body which is directly proportional to the masses of the bodies। ठीक है, and inversely proportional to the square of distance between the bodies। ठीक है भाई, देखते हैं क्या कहा है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि हर एक सिंगल बॉडी एक अदर बॉडी पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। ये चीज हम जब से चैप्टर शुरुआत तब से पढ़ रहे हैं भाई,
ठीक है, एक बॉडी दूसरी को अपनी तरफ खींचती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है, उसको ग्रेविटेशन कहते हैं। कितना कितना अट्रैक्शन लगा रही है, उसके लिए न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया कि कितना अट्रैक्शन कर रही है, कितना अट्रैक्ट कर रही है वो। ठीक है भाई, तो क्या है, exerted an attraction force on other body which is directly proportional to the masses of the bodies and inversely proportional to the square of distance of the bodies. According, या डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो क्या बोला है भाई, फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, कर लो उसको, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है, और फोर्स ही होगी भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज दैट कोई दो बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी। बॉडी ए का मास है m1 और बॉडी बी का मास क्या है, m2। ठीक है भाई, इस कंडीशन में आप अर्थ को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बॉडी ए का मास क्या है m1, बॉडी बी का मास क्या है m2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने सपोज कर लिया r। ठीक है भाई, कंसिडरेशन लिख लेंगे। लेट अस सपोज टू बॉडीज ऑफ मास इज m1 एंड m2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज इज r। Then the force of attraction between them will be, force is directly proportional to the product of masses, मतलब F हो जाएगा directly proportional m1 और m2 के, and the force is directly proportional to the square of the bodies। इसको बोल दो equation 1, बोल दो this is equation 1 and this is equation 2। ठीक है भाई, आई होप समझ में आया होगा। मतलब कि क्या बोला है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसी भी दो बॉडी के बीच में, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है भाई, इक्वेशन 1 और 2 कंसीडर कर लिया उनको। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और हम सभी को पता है, अभी तक नहीं भी पता चला तो याद रखेंगे, कभी भी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट हमें लेना होता है। कांस्टेंट इज अ मस्ट, तो f आ जाएगा हमारा g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, वेयर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तो था भाई न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, विच वैल्यूज, जिसकी वैल्यू क्या होती है भाई 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है भाई, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, देख लेंगे एक बार इक्वेशन 1 और 2 से। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के, और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, क्योंकि हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था m1 और m2 के, और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1 अपॉन r स्क्वायर के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का 1 अपॉन r स्क्वायर के। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो f इक्वल टू, मैंने बताया प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट लेंगे, g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, where g is the universal gravitational constant which values 6.67 into 10 raised to -11। ठीक है, ये तो पढ़ लिया। अब एक चीज और देख लेते हैं, यूनिट देख लेते हैं। वैल्यू भी देख ली, पता भी चल गया क्या होता है, g होता है, तो यूनिट ऑफ g निकाल लेते हैं। हमें पता है f इज फोर्स एंड यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, g की हमें यूनिट फाइंड करनी है। m1 एंड m2 आर मासेस, जो किलोग्राम होता है तो किलोग्राम इनटू किलोग्राम डिवाइडेड बाय r इज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज मेजर इन मीटर स्क्वायर। पता है सबको, डिस्टेंस को मेजर करते हैं किसमें, मीटर स्क्वायर में, मास को किलोग्राम में, फिर मास को किलोग्राम में, और फोर्स क्या है f, और जिसको मेजर करते हैं किसमें, न्यूटन में, जिसकी यूनिट न्यूटन होती है।
तो यहां से अगर मैं जी की वैल्यू निकालूं तो जी इक्वल टू आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई में चला जाएगा और अपॉन में आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ आई बात। सेम ऐसे ही इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पर हो या अर्थ में हो या कहीं भी हो, अर्थ जो मतलब ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा उसको क्या है, मास ऑफ अर्थ को कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल एम। ठीक है भाई, मास ऑफ अर्थ को क्या ले लिया, कैपिटल एम। तो यहां से हमारा एफ का फॉर्मूला आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो कैपिटल एम है वो हमारा क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और जो स्मॉल एम है वो क्या है भाई, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ डज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाउ डज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट रिड्यूस्ड टू हाफ। क्या बोला है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस आधा कर दिया, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी, मतलब कि जी की जो मतलब एफ की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। सपोज दैट let us consider two object of masses m1 and m2 which is distant r from each other। मतलब कि दो ऑब्जेक्ट लिए जिनका मास क्या था भाई m1 और m2, उनके बीच का डिस्टेंस r कर लिया। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं चेक करूंगा। ऑब्जेक्ट ए बी पर फोर्स लगाएगा या ऑब्जेक्ट बी ए पर फोर्स लगाएगा या दोनों एक दूसरे पर लगाएंगे। ठीक है भाई, मैं टाइम देख लूंगा, आंसर लिखेंगे टाइम के साथ में क्या क्वेश्चन था। ऑब्जेक्ट ए बी पर फोर्स लगाएगा या ऑब्जेक्ट बी ए पर फोर्स लगाएगा या ऑब्जेक्ट और बी एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, चेक करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इनका डिस्टेंस है बच्चों वो क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, जब डिस्टेंस क्या था हमारा, आर था। हम पढ़ चुके हैं एफ इक्वल टू जी m1 m2 divided by r square. This is from universal law of gravitation। ठीक है भाई, इसको कंसीडर कर लो आप इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा r था उसको हमने हाफ कर दिया, r/2 कर दिया। r को क्या कर दिया भाई, r/2 कर दिया। तो हमारा जो नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, f इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे f इक्वल टू आ जाएगा जी m1 m2 एज इट इज, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा, डिवाइडेड बाय r/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे अलग अलग स्क्वायर ओपन करेंगे, r स्क्वायर अपॉन 2 2 जार 4। सेम मैं बहुत बार बता चुका हूं, यदि a अपॉन b अपॉन c अपॉन d लिखा हुआ हो देन वी कैन मल्टीप्लाई a टू d डिवाइडेड बाय b टू c। बहुत बार बता दिया है कि नीचे वाले की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले के साथ होगी और उनकी आपस में, तो इसके अपॉन में भी कुछ ना कुछ होगा भाई, 1 है। ठीक है, छुपा हुआ था वो, तो 4 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा। तो f इक्वल टू 4 इंटू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर मैं आपको कहूं कि ये वैल्यू हमारी f1 की थी, f1 कंसीडर कर लो, इसको f2 कंसीडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। तो हमारी जो f2 आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4 इंटू f1। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि जब हम ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कम करेंगे तो उसके बीच की फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं आपको याद रहे। ठीक है, व्हेन, ऐसे लिख लेते हैं, या लिख रखा तो है ही, छोड़ो, चलो लिख लेते हैं। व्हेन द डिस्टेंस
इंक्रीज, फोर्स जो होगी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, फोर्स क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी। और दूसरी कंडीशन है व्हेन द डिस्टेंस डिक्रीज, जो फोर्स होगी वो क्या होगी भाई, इंक्रीज होगी। ठीक है भाई, समझ में आया होगा। चलिए, समझ आ गई इतनी बात, आगे चलें, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं कुछ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, भाई फोर्स ही तो लग रही, ग्रेविटी लग रही, मैंने बताया था ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है जिसकी वजह से हम अर्थ पर हैं, तो वो क्या करती है, हमें बाइंड कर रखती है अर्थ से। द टाइड्स ड्यू टू मून इन द सी, मून की वजह से जो टाइड्स आती है ना, टाइड्स, अच्छा टाइड्स के बारे में अलग से स्लाइड बनाई हुई है, बताऊंगा अभी। लहरें होती है, लहरें, समुद्र में लहरें आती है ना, ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, उसका रीजन क्या होता है, रोटेशन ऑफ मून होता है। जहां मून जाएगा वो अपने तरफ वाटर को अट्रैक्ट कर लेगा। अब मून, अर्थ यहाँ है, यहाँ पर वाटर है भाई, ठीक है, अब मून यहाँ घूम रहा है तो क्या करेगा, इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या आएंगी, लहरें आएंगी ऊंची ऊंची। ठीक है, टाइड्स ऑफ ड्यू टू मून इन द सी। ठीक है, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के अराउंड किसका मोशन, अर्थ का मोशन। मैं बता चुका हूं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। टाइड्स इन ओशन ड्यू टू मून, देखो ये बड़ी बड़ी लहरें आ रही है ना। द मून्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन अर्थ क्रिएट्स टाइड्स इन द ओशन बाय कॉजिंग द अर्थ्स वाटर्स टू redistribute creating bulges on opposite sides of the planet। मैंने बताया कि ये क्या करता है, अपोजिट साइड में वाटर को खींचने की कोशिश करता है, बस सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेविटी। अच्छा, इसको एक चीज और बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन ही होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, एक्सेलरेशन होता है कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, अट्रैक्शन, एक्सेलरेशन लगाते हैं, सेम उस तरह से ग्रेविटी लगती है टुवर्ड्स सेंटर टू द अर्थ, और अपोजिट डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तब मिलेगी। मतलब कि ग्रेविटी कहाँ लगती है, अर्थ के सरफेस की तरफ लगती है, बस इतना याद रखेंगे। ठीक है, ग्रेविटी इज द अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट, सब प्लैनेट लगाएंगे, अपनी अपनी अलग होती है, ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, क्या कहा कि ग्रेविटी क्या होती है, जो अर्थ लगाता है किसी भी अलग ऑब्जेक्ट पर, या कोई और प्लैनेट लगाता है किसी भी अलग ऑब्जेक्ट पर, जब वो प्लैनेट उसके अंदर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट उस प्लैनेट के अंदर हो, ऐसे कह सकते हैं आप, या बाहर भी उसके एटमॉस्फेयर में होना चाहिए बस। ठीक है भाई, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, अच्छा लिख देता हूं मैं यहाँ, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। ठीक है, वैल्यू भी लिखेंगे, सारी चीजें, सॉरी दे रखा, और सॉरी। ठीक है, ये क्या है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है, क्यों गिरता है, क्योंकि क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन या ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाय जी, ये किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेम एज, याद हो एक्सेलरेशन की भी यूनिट यही थी, अगर याद हो आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की भी यूनिट थी, और एक्सेलरेशन ठीक है भाई, एक्सेलरेशन की भी सेम यूनिट थी और ग्रेविटी की भी सेम यूनिट है। तो फर्क क्या है, जो एक्सेलरेशन होता था वो क्या करता था, ऑब्जेक्ट को की स्पीड को इंक्रीज करता था। ठीक है, फिर ऐसे नेगेटिव एक्सेलरेशन होता था, ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज करता था। सेम एज, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगी। जैसे मैं ऊपर इसको फेंकता हूं तो एक कहीं मूवमेंट पर जाकर रुक जाएगा, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, किसी भी एक हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वो रुकेगा। क्यों रुका, क्योंकि जो ग्रेविटी है उसकी स्पीड को क्या कर रही है, घटा रही है, उसके जो वेलोसिटी है उसको डिक्रीज करने का काम कर रही है। ठीक है, तो वो हो जाती है नेगेटिव ग्रेविटी। अगर हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, मैं यहां लिखता हूं, ये लिखते हैं,
if an object moving downward with non uniform velocity, इसका रीजन देंगे हम ऐसा क्यों है, with non uniform velocity then g will increase, g क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा. सेम एज इफ an object throw upward with some velocity, किसी भी वेलोसिटी से फेंक दो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, then g will be, अच्छा g will be पॉजिटिव नेगेटिव लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा. g will be positive and g will be negative. ठीक है, g जो होगा वो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा. अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी स्पीड घटाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो स्पीड को बढ़ाएगा. ठीक है भाई, आई होप क्लियर हुआ होगा. आगे देखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन सभी ने पढ़ा है अभी अभी बिल्कुल. F इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ठीक है भाई, और यहां पर एक कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि जो m होता है वो होता है मास ऑफ अर्थ. और तो कैपिटल और m स्मॉल m ले लेते हैं, हमने यहां लिखा भी था, देखो क्या लिखा था, कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है भाई, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. और हम सबको पता है फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था F इक्वल टू क्या होता है, एम ए. और ए हमने अभी क्या पढ़ा है, ए रिप्लेस कर देगा ग्रेविटी को, क्योंकि ए भी एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी भी एक्सेलरेशन है. तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, एम जी. क्या आ जाएगा, एम जी. इसकी वैल्यू बस यहां पर उठा कर रखो. तो एम जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ठीक है, स्मॉल एम कैंसिल आउट स्मॉल एम, तो यहां से जी आ जाएगा भाई, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. एंड दिस इज ग्रेविटेशनल या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है भाई, याद रखेंगे. आगे देखते हैं, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू. अभी हमने वैल्यू निकाली है, जी इक्वल टू क्या होता है, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ठीक है, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं रिमेंबर करने के लिए. क्या दिया है, मास ऑफ अर्थ दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ दी है, और वैल्यू ऑफ कैपिटल जी दी है. तो जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं बस डायरेक्ट ऐसे ही, 6.67 इंटू 10⁻⁻11. उसके बाद है देखो भाई कैपिटल एम और मास ऑफ अर्थ, मतलब ये कैपिटल एम है, ये आर है, और ये क्या है, जी है. कैपिटल एम दिया है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और डिवाइड में हम आ जाते हैं, डिवाइड में क्या दिया है भाई, 6.23 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर. यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो जी इक्वल टू आ जाएगा 6.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6.23 इंटू 10⁻24 पॉजिटिव -11, तो हो जाएगा +13 डिवाइडेड बाई 10⁻12. अच्छा, जब इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर जी की वैल्यू लगभग आ जाएगी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट क्या आएगी, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इक्वल नहीं लगाया, अप्रोक्सीमेट लगाया, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ये घटती बढ़ती भी रहती है. ठीक है भाई, देखते हैं वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब कि जी के जो वेरिएशन हैं वो कैसे कैसे चेंज होते हैं.
हाइट पर, डेप्थ पर, इक्वेटर्स पर और पोल पर। 4 कंडीशन है जहां पर जी की वैल्यू कम या ज्यादा होती रहती है। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग ऑफ हाइट अबाव द अर्थ सरफेस। अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाऊं, मैंने अभी बताया था अगर हम ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो पीछे लिखा था उस वजह मैंने काट कर पॉजिटिव नेगेटिव किया है, आगे मैंने लिखे हुए हैं पीपीटी में, तो मैंने उसको काट दिया। ठीक है, क्या है कि वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिक्रीजेस, स्मॉल जी की वैल्यू घट जाती है। कहां, अगर हम ऊपर से देखें उसको, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को एट अ हाइट देखें। अर्थ के सरफेस पर तो हमने अभी निकाला क्या है, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम डेप्थ पर जाएं, नीचे की तरफ जाएं, अर्थ के कोर में नीचे की तरफ, सरफेस पर हैं, सरफेस से नीचे है, ये सरफेस है भाई, सपोज दैट ये सरफेस है। अब इससे यहाँ मैं किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी चेक करूं तो कम होगी, मैं इसके अंदर जाकर किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी चेक करना चाहता हूँ डेप्थ पर, तो क्या होगी, द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस, क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। इफ वी गो डीपर, अगर हम नीचे जाते चले जाएं, डाउन टू द अर्थ सरफेस, बट वैल्यू ऑफ जी बिकम जीरो, क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है भाई, जीरो हो जाती है। इक्वेटर्स और पोल्स, इक्वेटर्स पर क्या होती है, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, जब इक्वेटर पर होती है तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो जाती है, लगभग रह जाती है 9.7 के समथिंग, 74 73 कुछ ऐसे रह जाती है। ठीक है, इक्वेटर पर, बिकॉज अर्थ इज नॉट परफेक्टली शेप्ड, अर्थ जो है वो परफेक्टली शेप्ड नहीं है, एक पूरा स्फेयर नहीं, स्फेरिकल है ना, गोल गोल है, गोल देखा ना, अर्थ गोल होता है, वो पूरा परफेक्टली शेप्ड नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर पर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। पोल्स पर जो है वो मैक्सिमम होती है, पोल्स से ज्यादा कहीं भी नहीं होती, बढ़ना बोल दो, मैक्सिमम बोल दो। बोल दो, सबको पता है कि जो जी होता है, मतलब जो अर्थ है हमारा, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कोई बहुत बड़ी मैग्नेट हो, और हमने पढ़ा है जो मैग्नेट होती है उसमें 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और जो पोल्स होते हैं, पोल्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सबसे ज्यादा होती है, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा अर्थ लगा रहा है ना, सबसे ज्यादा लगाएगा कहाँ, पोल्स पर लगाएगा, तो इसलिए जी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, मैक्सिमम होगी। ठीक है भाई, आई होप सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है भाई, आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।